So hi guys, my name is Akash and welcome back to the channel. YouTube पे एक ऐसी सिंगल वीडियो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं ये देख सकूं कि आयरलैंड के लिए ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अपनी वीज़ा के लिए लगाने हैं, जो मुझे VFS ग्लोबल पे जाके देने भी पड़ेंगे. सो गाइज, एक बहुत ही लंबी लिस्ट है आयरलैंड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. तो अगर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, 2024 सितंबर इनटेक तो ऑलरेडी आ ही चुका है. अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट याद से अभी से चालू हो जाओ इकट्ठा करना. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वही कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास आती रहेगी अगर आप बेल आइकन भी दबा दोगे तो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, इतना बड़ा एक मोटा कच्चा चिट्टा है मेरे पास यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स का जो कि मुझे लगाने पड़ रहे हैं. सो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं वो सबसे पहले जानते हैं. देखिए, ये सबको तो पता ही है कि अगर आप देश के बाहर जा रहे हैं तो आपको आइल्स देना ही पड़ेगा. बहुत सारे यूट्यूबर्स सबसे पहले मेन फोकस करते हैं कि आपके पास आइल्स होना चाहिए. ये तो आजकल बहुत एक कॉमन सेंसिकल बात है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं तो आपको आइल्स तो देनी पड़ेगा. दूसरी चीज़ वो फोकस करते हैं पासपोर्ट पे. आपको ये तो पता ही है कि आप देश के बाद पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही होगा. चलिए, मजाक से हटके अब दूसरी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो सबसे पहले अगर बात करें, हम उस कोर्स की बात कर रहे हैं आयरलैंड में आप जहाँ पे 1 साल की पढ़ाई करने जा रहे हैं MS की. तो सबसे पहली चीज़ जो का कॉलेज का ऑफर लेटर, आपका कॉलेज का ऑफर लेटर जो आपको कॉलेज दिया होगा वो आपको चाहिए. आपने यहाँ पे SOP लिखी होगी. तो SOP एक बार तो जाती है कॉलेज को, एक बार जाती है वीज़ा ऑफिसर को. तो यहाँ पे 2 SOPs आपको लिखनी पड़ती हैं. तीसरी चीज़, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं. देखिए, जैसे कि अगर आपके फैमिली वाले आपको यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा? बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पूरा का पूरा 6 महीने का. उसके बाद CA सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन के साथ वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी. उसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ बनवाई थी, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, कि टोटल 6 महीने के पीरियड में मेरे फादर के अकाउंट में कितना पैसा रहा इन द लास्ट 6 मंथ्स, और उसी के साथ साथ क्या FDs हैं, IFDRs हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उस बैंक बैलेंस स्टेटमेंट में लिखी होती हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल्स ही प्रॉपर नहीं हुए तो आगे बढ़ने का आयरलैंड में कोई मतलब नहीं है. आयरलैंड का मेन चीज़ यही है कि प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इकट्ठे करने पड़ते हैं. एक चीज़ पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि 10,000 यूरोज आपको अपने अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं, राइट? कि ये पैसा आपके अकाउंट में है, वो आप यूज़ करोगे आयरलैंड जाके. उसके बाद आपको जो फीस है वो आपको फीस फुल पे करनी पड़ती है. वीज़ा के बाद, मतलब आयरलैंड पहुंचने से पहले आपको अपनी पूरी की पूरी 1 साल की बात कर रहे हैं हम, 1 साल की फुल फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी. जैसा कि मेरे साथ हुआ था, मेरा जो कॉलेज है SETU कार्लो में, तो वहाँ पे उनने मेरे को ये ऑप्शन दिया कि आप एक काम करें, सबसे पहले अपना वीज़ा के लिए आप 6,000 यूरोज पे कर दें, और उसके बाद बची हुई जो फीस थी वो आप आने से पहले, मेरा सितंबर इनटेक है तो आने से पहले आप, आयरलैंड आने से पहले आप उसे कंप्लीट करें. गाइस, हम ये समझ गए कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं. तो अगेन मैं बता देता हूं, बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी 6 महीने की, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है. अगर आप खुद जा रहे हैं तो आपकी खुद की. FD सर्टिफिकेट्स आप जरूर लगाएं. जितना अमाउंट आप ज्यादा दिखाएंगे अपने अकाउंट में वो उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके वीजा अप्रूवल के लिए. और तीसरी चीज, लास्ट चीज, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आप जरूर दें. उसी के साथ साथ CA सर्टिफिकेट आपका लगेगा ही लगेगा फॉर श्योर. देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही बनवा लेने अपने प्रोसेस के, जैसे कि PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. ये हाँ, इसका टाइम पीरियड होता है पर 6 महीने का, 6 मंथ्स का. ये वैलिड रहना चाहिए जब आप आयरलैंड पहुंचे तो. उसी के साथ साथ आपकी वीज़ा SOP जो 2 बार लगती है. एक बार जब आप कॉलेज को अपने SOP देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हैं, और दूसरे टाइम वीज़ा ऑफिसर को जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हैं, उसमें हाँ ज़रूर मेंशन करें एंड में कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद, अपना टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इंडिया वापस जाऊंगा, नहीं तो रिजेक्शंस फॉर श्योर आपको वहाँ से आएगा. तो उसी के लिए डोंट वरी, आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना वीज़ा प्रोसेस IDP के थ्रू करा सकते हैं. नहीं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट प्रोसेस IDP के थ्रू मैंने कराया है. तो हाँ, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरे को सारी चीज़ों में, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ. उसी के साथ साथ एक कवरिंग लेटर भी लगता है. कवरिंग लेटर में लिखा होता है कि आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपने जो जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, जब वर्क एक्सपीरियंस है आपका, जॉब आपने कहाँ कहाँ करी है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितना अमाउंट आप शो कर रहे हैं, टोटल अमाउंट कितना है आपके अकाउंट में, आपने कितनी फीस भरी है, आपने कौन सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम दिया था जब आप वीज़ा लगा रहे हैं. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें
उस कवरिंग लेटर में लिखी होती हैं वो भी आपका वीज़ा में जाएगा। उसी के साथ साथ आपका एक रिज्यूम रहेगा। आपने अगर जितना काम किया है, अगर नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम, पर अगर आपने किया है तो बेटर है, फॉर श्योर आपको लगाना ही पड़ेगा वहाँ। तो उसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि वहाँ पे जाके जैसे ही आप फटाफट जॉब्स के लिए ढूंढते हैं तो एक चीज़ और आप सर्च करके रखो कि कैसे आप प्रोसेसेस हैं वहाँ पे जॉब्स के, आपको फटाफट जॉब्स कैसे मिल सकती हैं और रिज्यूम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयरिश मार्केट। अच्छा ठीक है, जिन लोगों के लिए मैंने बहुत बोला था बहुत इजी है कि पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, देखो बहुत सिंपल और दिमाग वाली चीज़ है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपका 1 साल में ख़त्म होने वाला है पासपोर्ट और मतलब उसकी वैलिडिटी नहीं है, उसका एक्सपायर होने वाला है आपका पासपोर्ट, तो ऐसा नहीं, उसको ऑब्वियसली आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और जब आप जिस टाइम आप जा रहे हैं, जब आपका रिन्यू हो चुका है राइट, तो आपको दोनों पासपोर्ट्स एक्चुअली वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे जब आपका वीज़ा लगने वाला होगा। तब ये कि आपको इंश्योरेंस भी बाय करना पड़ता है यहीं से। हाँ, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वो आपको इंश्योरेंस भी इंक्लूड करके दे देते हैं अपनी फीस में। ऑब्वियसली तो उनकी फीस ज़्यादा होती है, तो जैसे मेरे कॉलेज में नहीं थी, उन्होंने लिंक दी हुई थी कि आप जाइए और डायरेक्टली परचेज कर लीजिए आपका इंश्योरेंस। सो मैंने इंश्योरेंस परचेज किया है 15,000 का। अगर मैं कहूँ कि 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो उनके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने ही लगाने हैं। बट एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आयरलैंड मांगता है, आयरलैंड के कॉलेजेस मांगते हैं जब आपको वहाँ पे एडमिशन चाहिए होता है, रिकमेंडेशन लेटर। मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से आप रिकमेंडेशन लेटर ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ उस कॉलेज से आप रिकमेंडेशन लेटर ले लो। प्लस ये सेम चीज़ वर्क एक्स के लिए लगती है। जो लास्ट कंपनी में अगर मान लीजिए आप वर्किंग एम्प्लॉय थे और आपकी लास्ट वाली कंपनी आपको रिकमेंडेशन लेटर देने से मना कर देती है, तो आपको वहाँ पे उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे को शो करना है भाई अपने वीज़ा के लिए कि मैं इस कंपनी में काम करता था और मेरे को रिकमेंडेशन लेटर चाहिए ही चाहिए, राइट। 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आपकी लास्ट मंथ वाली कंपनी की लगेंगी जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास इकट्ठे हो गए, तो अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको जाना है VFS ग्लोबल पे, अपना सारा का सारा चीज़ें वहाँ पे फॉर्म फिल करनी है। उसके बाद आपको एक डेट मिलती है, देन आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे कहाँ पे? VFS ग्लोबल पे। वहाँ पे स्कैन होता है प्रॉपर, पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे एंड देन आपको वेट करना पड़ता है अपने वीज़ा के लिए। एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और बार बार वो बहुत चेंज होते हैं। तो अपने प्रोसेस को ईजी करने के लिए मैं वापस से कह रहा हूँ, IDP के थ्रू जाएं, ईजी प्रोसेस होगा, आपको वो सारी चीज़ें पहले से ही बता देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज ये वाली चीज़ें याद रखें बिल्कुल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसी के साथ साथ 2 और चीज़ें लग जाएंगी, तो टोटल मान के चलो 10-12 डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे। वो काउंसलर्स आपको फॉर श्योर बताते ही बताते हैं, बट आपको अपनी तरफ से रेडी रखने होते हैं। 2 एफिडेविट लगते हैं, एक एफिडेविट लगेगा स्टूडेंट एफिडेविट और एक दूसरा लगेगा स्पॉन्सर एफिडेविट। तो मान लीजिए आप के फादर, आपके पेरेंट्स मान लो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो वाला लगेगा। अगर आप लोन के लिए कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लोन का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें मैं लोन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। सो जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो सबसे पहले तो अगर आपने आइल्स नहीं दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, जल्दी से जाओ अपने काउंसलर के पास। आपको ये तो पता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, तो उसके लिए स्टार्ट हो जाओ। और एक आध चीज़ जो मुझसे छूट गई है वो अपने काउंसलर से पूछना, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। देखो वीज़ा SOP बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि वीज़ा SOP में प्रॉब्लम आई तो डायरेक्टली रिजेक्शन है। यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन आया तो 2-3 महीने की मेहनत और टाइम वेस्ट अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेक्स एक्चुअली 2 ही होते हैं, एक सितंबर इंटेक, दूसरा जनवरी इंटेक। सितंबर इंटेक में यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन होता है बेसिकली, एंड अगर बात करूँ जनवरी इंटेक की तो वहाँ पे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। सो गाइज ये थी वीडियो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स 2024 बेसिकली 2025 दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जिनने अभी तक सितंबर इंटेक के लिए वीज़ा नहीं लगाया, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके रह गए हैं और जनवरी इंटेक के लिए जा रहे हैं 2025 में, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक चीज़ आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ें मैं डाल दूंगा जो आपको ले जानी होती हैं VFS ग्लोबल में और आपको वो लगेंगी ही लगेंगी। सो गाइज ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ कर दो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ और आने वाली हैं मेरी यहाँ पे आगे। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।